हेलो फ्रेंड्स। आज हम कोशिश करते हैं राहु काल के कंसेप्ट को समझने की कि हमारे पूर्वजों ने जो ये कंसेप्ट दिया है कि 1.5 घंटे का एक राहु काल होता है जिसमें कोई भी नया काम को उन्होंने मना किया है, तो क्या वजह रही होगी, क्या थॉट प्रोसेस रही होगी और कैसे ये साइंटिफिक थॉट हो सकता है। तो राहु काल को समझने से पहले हम बायोलॉजी में थोड़ी सी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है उसके अंदर जब हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, तो सेल डिवीज़न 24 घंटे होते रहते हैं, लेकिन 24 घंटे में से सिर्फ 1 या 2 घंटे का पीरियड होता है जिसमें कि एक सेल डिवाइड होकर अपने आप को 1 से 2 बनाता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ सेल डिवीज़न की, ये रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न नहीं है, ये नॉर्मल बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स में होने वाले सेल डिवीज़न के बारे में बात है। रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न्स का कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, जिसमें मैं केतु को यूज़ करूंगा। तो बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम कंसेप्ट को देखने की कोशिश करें तो हमारा जो कि सेल डिवीज़न है, उस सेल डिवीज़न के अंदर जो प्रोसेस होती हैं उनको वो फेजेस में स्टडी करते हैं। एक फ़ेज़ होता है G1 का, एक फ़ेज़ होता है S, एक फ़ेज़ होता है G2 का, एक फ़ेज़ होता है M, जिसे कहते हैं माइटोटिक फ़ेज़। G1 के फ़ेज़ में जो सेल्स बने होते हैं वो अपने अंदर चीज़ों को डेवलप कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। S फ़ेज़ जो होता है, इसमें माना जाता है कि DNA का सिंथेसिस हो रहा होता है। G2 का जो फेज़ है उसके अंदर सेल अगले डिवीज़न की तरफ बढ़ रहा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ जो कि सेल डिवीज़न में है वो है माइटोटिक फेज़, और ये माइटोटिक फेज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर से लेकर 2 आवर तक का हो सकता है। तो दिन भर में 24 घंटे में से 1 से 2 घंटे का समय ऐसा होता है जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करके 2 सेलों में बना रहा होता है। तो जिस पीरियड में ये सेल डिवीज़न हो रहा होता है उस पीरियड में ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उन सेल्स को प्रॉपर वे में डिवाइड करने के लिए। अगर सेल का डिवीज़न प्रॉपर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं माल फंक्शनिंग ह्यूमन बॉडीज़ में देखने को मिलेगी। और कितनी अजीब सी बात है कि राहु काल के पीरियड को भी 1.5 घंटे का 90 मिनट का ही माना गया है। 1 घंटा 2 घंटे का जो कंसेप्ट बायोलॉजी सेल डिवीज़न में लगाती है, एग्जैक्टली वही अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट का पीरियड एस्ट्रोलॉजी राहु काल को देती है। जिसमें कि एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट से अगर हम बात करें तो उसमें कहा जाता है कि किसी भी तरह की न्यू बिगनिंग को ना करें, किसी तरह के ऑस्पिशियस वर्क को ना करें। क्यों? क्योंकि उस समय आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक सेल को डिवीज़न के लेकर, क्योंकि जितनी भी बॉडीज़ हैं उसमें जो रिपेयर वर्क्स हैं उनके लिए सेल का प्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये इम्पॉर्टेंट काम को होने के लिए जो एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहनी चाहिए, जो एनर्जी हमारे पास प्रॉपरली स्टोर्ड रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं उस चीज़ को एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी ने ध्यान में रख के दिन में 90 मिनट्स के एक टाइम को राहु काल से जोड़ा है। अब राहु काल का कंसेप्ट आपको हमेशा सूर्योदय के बाद देखने को मिलेगा। और कितनी अजीब सी बात है कि जब हम प्लांट्स के सेल्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए भी हमें सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब सनलाइट एक क्रूशियल फैक्टर है जो कि सेल डिवीज़न्स हों या सेल के फंक्शंस हों उनमें हेल्प कर रही होती है। इस वजह से जो सोलर एनर्जी के बेस पर हम देखते हैं कि उन्होंने राहु काल के पीरियड्स को वेरियस डेज़ पे अलग अलग टाइम डिवीज़न दिए हुए हैं। शायद उनका मैथ्स, उनका साइंस और ज़्यादा एडवांस था जो ये बता पाता था कि सन की क्या पोजीशन किस दिन कहाँ होती होगी, कितनी एनर्जी किस एंगल पर आती होगी, जिस कारण से उन्होंने राहु काल को और भी ज़्यादा टाइम डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग दिनों पे बनाया है। इन्होंने कभी ये कंसेप्ट नहीं लिया कि 24 घंटे में सिर्फ एक फिक्स 90 मिनट्स का टाइम होगा। उन्होंने हर दिन अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस को राहु काल के पीरियड में जोड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनका जो मेन कंसेप्ट है राहु काल का कि भी आप इसमें कुछ नए काम को ना शुरू करें, तो वो इसीलिए क्योंकि इस पीरियड में आपको सेल डिवीज़न्स होते हुए दिखेंगे।
इसी कंसेप्ट को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो हम इस बात को देखेंगे कि जितने भी केसेस में हमें कैंसर्स के मरीज़ मिले हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के अंदर कैंसर होने की संभावना तब सबसे ज़्यादा मिली है जबकि उनका राहु 6, 8 या 12 यानी कि डिसीज़ कॉजिंग हाउसेस के साथ जब कभी भी उनके राहु का जुड़ाव आया है तो उस समय सेल डिवीज़न ही बेसिकली कैंसर का एक रीज़न है। इसलिए ऐसे लोगों में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि उन्हें कैंसर हो सकता है। इस बात की कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि राहु इस पोजीशन में है तो बिल्कुल कैंसर होगा ही होगा। क्योंकि हो सकता है उस पीरियड में उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रही जितनी कि वो सेल डिवीज़न अपने आप को कैंसर स्टेज बनाता। इसीलिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें राहु काल और राहु के साथ एस्ट्रोलॉजिकली जुड़ी हुई हैं जो कि साइंटिफिक बेसिस पे अगर हम थोड़ा सा खोज करके देखें तो हमें मिलेगा कि वो चीज़ें कुछ हद तक सही हैं। कई जगहों पे आपको सुनने को मिलता है कि राहु फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा है, थर्ड हाउस में, 11th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। तो उसका कहीं ना कहीं बेस यही है कि उस समय कुछ पर्टिकुलर एरियाज ह्यूमन बॉडी के उनके ऊपर इन सेल का डिवीज़न हो रहा होता है। लेकिन राहु की पोजीशन और राहु का काल ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। राहु काल के कंसेप्ट को आप बायोलॉजी के सेल डिवीज़न और स्पेसिफिकली माइटोटिक फेज़ के जो सेल डिवीज़न है उसके साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो आपको मिलेगा कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही है ताकि ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से बेटर किया जा सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी।